नमस्कार दोस्तों। काम तो कर रहा हूं लेकिन बहुत जल्दी थकान हो जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक पिछले 10-15 सालों से जो प्रैक्टिस कर रहा हूं उसमें मैं देख रहा हूं आजकल करके यंग बच्चों में भी, जवान बच्चों में भी और मध्यवस्था जिसको बोलते हैं एडल्ट में भी एक नोटिस कर रहा हूं मैं। लोग बोल रहे हैं मैं बहुत ज़रूरत से ज़्यादा थक जा रहा हूं। काम तो कर रहा हूं लेकिन बहुत जल्दी थकान हो जा रही है। खास करके जब मैं परेशान हो जाता हूं, जब 9वीं पढ़ने वाले बच्चे, 10वां पढ़ने वाले बच्चे, 11वां बच्चे बार में मतलब इस उम्र के बच्चे जो 17, 18, 12 से 15 से लेकर के 21 साल के जो बच्चे हैं, उन सबों में जब ये परेशानी आ जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा थकने लगा हूँ, तो उनके पर एक टैबू लगा दिया जाता है, उनका एक करेक्टर बना दिया जाता है। माँ पिताजी को ऐसा लगता है कि बच्चा हमारा जो आलसी है, सुस्त है, काम नहीं करता है, इसको काम करने का मन नहीं करता है, इसको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों ये बात है कि इसको इजी फैटिगेबिलिटी बोल सकते हैं, जरूरत से जल्दी थक जाना। पिताजी को ऐसा लगता है कि बच्चा हमारा जो आलसी है, सुस्त है, काम नहीं करता है, इसको काम करने का मन नहीं करता है, इसको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों ये बात है कि इसको इजी फैटिगेबिलिटी बोल सकते हैं, जरूरत से जल्दी थक जाना। मैं बहुत ज़्यादा थकने लगा हूँ। जरूरत से जल्दी थक जाना जो रियल है उनका, उस समय इस उम्र में इतना कम काम करके थकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर थक रहे हैं तो आप उनको करेक्टराइज मत करिए, उसके करेक्टर को मत देखिए। इसके अंदर एक विज्ञान छिपा हुआ है। हो सकता है कि वो किसी कारण से उसको कुछ बीमारी हो जिससे पीड़ित है, और वो इतना स्लो है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि इसको डॉक्टर को दिखाने की भी जरूरत है कि नहीं है, बराबर ना। तो ऐसा है कि आप जैसे मैं ऐसे बच्चे आते हैं बहुत बार माँ पिताजी कहने के लिए, कभी कभी चाहे बहुत बार तो देखता हूँ इतना 2-4 साल से लगातार वो उस तरह का परेशानी झेल रहा है बच्चा, पढ़ नहीं पा रहा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहा, खेलने भी नहीं जा रहा है, घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है, छोटा सा काम कर रहा है तो भी थक जा रहा है, फिर भी लोग बताने के लिए लेट आते हैं हमारे पास। तो आज ये वीडियो बनाने का मतलब इतना था कि ये जो है उसका कैरेक्टर नहीं है, उसकी पर्सनालिटी नहीं है उस बच्चे की या उस व्यक्ति की, बल्कि इसके पीछे केमिस्ट्री है, इसके पीछे विज्ञान है। तो विज्ञान में ऐसा है कि उसको मेरे हिसाब से उसको जितना जल्दी हो सके उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखा ऐसा गया है कि बहुत सारे बच्चों में आजकल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रहा है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो आपके जितने भी न्यूरॉन हैं उसके अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी, उसका जो गति कम हो जाएगा, उसकी मेमोरी पावर कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, उसके मसल्स में, ब्रेन से जो मसल्स के अंदर जो पावर जा रहे हैं वो पावर कम चलेगा। तो यानी आपकी एनर्जी की डाउन होने का मुख्य कारण हो सकता है कि विटामिन B12 हो। कभी कभी देखता हूँ विटामिन D3 जो है ना, सार्कोपेनिया, मसल पेन, बोन पेन, हिल पेन, इन सबों के साथ प्रेजेंट करता है और इतना स्लो होता है कि आदमी को पता नहीं चलता है। क्योंकि विटामिन D3 नहीं रहेगा तो विटामिन D3 ने बताया था कि मेटाबॉलिक इन्हांसर है, बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, सेल के एनर्जी आउट प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन चाहिए तभी आपका एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो उस स्थिति में जो मेटाबॉलिक कंट्रोलर, इम्यूनिटी पावर को इन्हांस करने के लिए, इन सबों के लिए विटामिन D3 का बहुत ज़्यादा रोल है। तो विटामिन D3 आजकल देखा जा रहा है कि धूप की कमी के कारण आजकल बच्चों भी स्कूल में भी इंडोर AC है, स्कूल में बच्चे वैन में जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग ही बच्चे चले जा रहे हैं 6 बजे स्कूल में जा रहे हैं, जैसे तैसे लेटरिन भी नहीं बढ़िया से हो पाता है और चले जाते हैं। नाश्ता भी मम्मी बहुत स्मार्ट मम्मी रही तो कुछ लोग मेहनत करते हैं, अदरवाइज सिंपल कुछ ब्रेड रख दिया, कुछ भी रख दिया। न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं है, बच्चा स्कूल चला गया, उधर से आया थका हारा, सोया सो फिर ट्यूशन चला गया, यानी धूप का एक्सपोजर यानी आउटडोर गेम का, सब का एक्सपोजर नहीं हो पाता, तो न्यूट्रिशन बैलेंस उनको नहीं भी पाता है। नतीजा है कि विटामिन D3 लो पाया जाता है और विटामिन D3 के कंडीशन में भी इस तरह से लोग जो है अपने को जल्दी थक जाना महसूस करते हैं। देखा गया आयरन की कमी, कुछ नहीं है, आयरन की कमी है। अगर आयरन की कमी है बॉडी बच्चे के अंदर तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन को बाइंडिंग मिलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन को बांधने के लिए, तो मसल को एनर्जी नहीं मिलेगा।
तो मसल को एनर्जी नहीं मिलेगा, मसल आपका थक जाएगा, जल्दी काम करेंगे, थोड़ा देर के अंदर ही आपको थकान महसूस होने लगेगी। तो देखा गया है इन सबों में कि आयरन की कमी से भी आपका ईजी फैटिबिलिटी हो जाता है। सारे बच्चों में तो मैं देखा हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म, चूंकि मम्मी को पता नहीं होता है, वो दिन भर थका रहता है, जब चाहता सो जाता है, लेकिन नींद बढ़िया से आता नहीं है, थोड़ा देर पढ़ेगा फिर उसको नींद आ जाएगा। ऐसा आदमी सोमनोलेंस जिसको बोलते हैं, डे स्लीप, दिन में भी, रात में तो सोता ही है, दिन में भी उसको थकान होती है, सोता है। थायराइड को बोला जाता है बीएमआर कंट्रोलर, बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। अगर आपका थायराइड हार्मोन शरीर के अंदर कम है तो आपका बेसल मेटाबॉलिक आपका सही नहीं चलेगा, यानी एनर्जी प्रोडक्शन सही ढंग से नहीं होगा, यानी आप लो एनर्जी फील करेंगे, आप जल्दी थकेंगे, काम तो शुरू करेंगे लेकिन आधे घंटे एक घंटे के बाद लगेगा कि मेरा शरीर दर्द हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, सब थकान हो रही है पूरे तरह से, तो आप काम करना छोड़ देंगे। बहुत बार देखा गया यंग एज में बहुत कम लोगों को पता चलता है, जो बहुत आश्चर्य बढ़ते हैं लोग कि हम इस छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ है। कभी कभी सिंपल शुगर का चेक कराइए, मालूम होता है कि 600-500 शुगर है। बहुत बार तो क्या है, लेट स्टेज में, यंग स्टेज में, टाइप 1 में जो है, डीके में तो आते ही हैं पेशेंट डायबिटिक कीटोसिडोसिस में, लेकिन अगर उसके पहले का स्टेज है तो वो गार्जियन को पता नहीं चलता है, वो पानी भी जा रहा पी रहा होता है, पेशाब भी जा रहा होता है, भूख भी, लेकिन वजन घटता जा रहा है, कमजोरी होती जा रही है, बराबर ना। तो इस तरह से कभी कभी देखा गया है कि डायबिटीज के केस में भी इस तरह से लोगों को मतलब तकलीफें हो रही है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस, जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, ऑटोमिन हेपेटाइटिस है, यानी लीवर डिजॉर्डर, बराबर ना। तो इस तरह के लीवर के डिजीज में भी देखा गया कि आपको अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना बढ़िया से, तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, अल्टीमेटली वो फिर लो। एडल्ट में जो देखा गया है, जो जल्दी थकने का कारण, वो देखा गया है जनरली क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम, एक बीमारी है जिसमें कम्प्लेक्स, बहुत कम्प्लेक्स है इसका पर्सनैलिटी, लेकिन परसिस्ट करता है, लंबे समय तक आपको थकान लगा रहेगा, देह का दर्द होगा, जॉइंट पेन भी दर्द होगा, बहुत तरह से दर्द का, थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको लगेगा मेरा सब थक गया, मैं सब मसल उसल सब दर्द होने लगा, बराबर ना। तो इसको बोलते हैं क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम। एक कम्प्लेक्स है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, डॉक्टर सब समझ जाते हैं। इसी तरह का आता है मेंटल हेल्थ, जो बड़ा डी जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में, मेंटल हेल्थ के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी न्यूरोसिस, साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर, इस तरह का जो होता है, उसमें भी आपको बहुत जल्दी थकना, लंबा लंबा सांस लेना, समटाइम उसको घबराहट होना, डर लगना, हाथ पैर कांपना, इस तरह की चीज़ें होती है और आदमी का मनोबल गिर जाता है। क्योंकि डिप्रेशन में जाने के बाद जो सेरोटोनिन हार्मोन है, जो आपको उमंग में रखता है, उत्साह में रखता है, आनंद में रखता है, उस हार्मोन की कमी होने से वो उमंग, उत्साह, आनंद शरीर में से कम हो जाती है, एनर्जी महसूस नहीं करता है, वो एनर्जी होता है लेकिन महसूस नहीं करता, यूज नहीं कर पाता। तो कभी कभी देखा गया है कि सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेड्रेनालिन, इन सबों का इम्बैलेंस से भी, मेंटल हेल्थ गड़बड़ाने से भी ईजी फैटिबिलिटी का शिकार होते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना बस इतना ही था कि आप ईजी फैटिबिलिटी को अपने पर्सनालिटी मत समझें, उसको बच्चों को करेक्टराइज ना करें कि इसका एक पर्सनालिटी है, बराबर ना। उसकी केमिस्ट्री को समझिए और डॉक्टरों को कंसल्ट कराइए और उसके जो मेडिकल रूल, जो भी अंडरलाइन कंडीशन है, अगर कुछ है तो उसको रूल आउट कराइए, बराबर ना। उसके बाद ही आप उसको कुछ टैग करिए या कुछ समझिए। बहुत सारे, मैं नहीं बोलता कि सारे दर्दियों में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, कुछ सॉल्व भी हो जाता है, लेकिन मैंने देखा है, कम से कम मेरे पास 100 में से 95-96% लोगों में कुछ ना कुछ बीमारियां निकलती है। जैसे मैंने बताया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जरूर देखिए, विटामिन D3 का देखिए, थायराइड का देखिए, आयरन का देखिए, डायबिटीज़ का देखिए, लीवर का जाँच कराएँ क्रोनिक हेपेटाइटिस के लिए। और सम टाइम आप प्रॉपर हिस्ट्री अगर पेशेंट का लेते हैं तो एंजाइटी न्यूरोसिस, साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर और माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के भी हिस्ट्री से पता चल जाता है। तीन सबों को इवेलुएट कर करके, इसको मैनेज कर करके आप जो है इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। मोटा मोटी एक बात और भी है कि अगर आप अपने जैसे बच्चों का, मैंने जैसे उदाहरण दिया, जो भी अर्ली मॉर्निंग जो बच्चे सुबह में चले जाते हैं, उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पाता, एक्सपोजर बराबर नहीं हो पाता। कि सुबह में उठता है 5-8 बजे तक तो स्कूल चला जाता वाहन में बैठ करके, लैट्रिन हुआ नहीं हुआ, और मम्मी लोग भी कभी ब्रेड का टुकड़ा, कभी कुछ जंक फूड कुछ ऐसा दे देते हैं, यानी न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान नहीं होता है। तो मेरी इच्छा है कि उसके न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को देखते हुए, और इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दें।
घंटा सोने का स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दे चुके। अभी स्लीप की डिजॉर्डर बहुत लोग को देख रहा हूँ मैं, स्लीप डिजॉर्डर के कारण भी बहुत सारे लोग प्रॉब्लम हो रहा है। इसी में एक बात है स्लीप एपनिया, एडल्ट स्टेज में देखा गया कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। जब हार्ट रेट देखता हूँ थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, इको कराता हूँ मोरलेस नॉर्मल होता है, कभी कभी इसेमिक भी आता है। तो स्लीप एपनिया बहुत बड़ा बीमारी है दोस्तों। स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जब हिस्ट्री लेता हूँ रात में खर्राटा भरते हैं क्या, तो बोलता हाँ। तो जो वो दोस्त अगर खर्राटा भरते हैं इसका मतलब आपका स्लीप पूरा नहीं होता, आपकी एनर्जी जो रात में स्टोर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। नतीजा है कि जो एनर्जी के लिए शरीर जो है क्रेविंग रहता है, तो उसको दिन में भी लगता है जब मैं सो जाऊं, जब लगता है सो जाऊं, और हर समय उसको घबराहट बेचैनी लगा रहता है और हृदय से बहुत कमजोर होता है। सडन कार्डियक अरेस्ट के मोस्ट कॉमन कारण इंडिया में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ही देखा जाएगा, जिसको बहुत आराम से लोग इग्नोर करते हैं और हंसते हैं कि तो खर्राटा मारता है, लेकिन उनको कभी नहीं लगता कि खर्राटा बहुत खतरनाक है, इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्लीपर स्टडी कराना चाहिए। अगर स्लीपर स्टडी के बाद अगर कुछ गंभीर लगता है तो उसकी जो भी इलाज है उसको करना चाहिए। कभी कभी हम लोग बाइपेप भी देते हैं, कभी कभी दवा से भी हो जाता है, कभी कभी छोटे मोटे कारण होते हैं, एडेनोइड बढ़े होते हैं, टॉन्सिल बढ़ा हुआ होता है, छोटे मोटे सर्जरी से भी वो ठीक होता है, लेकिन वो गंभीर है बहुत। स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अभी बहुत गंभीर है। अगर किसी को भी खर्राटा अगर रात में मर रहा है तो उसको डॉक्टर को जरूर दिखाइए। तो ऐसा कर करके आप अपने न्यूट्रिशन को मेंटेन कर करके, अपने स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन कर करके थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करना चाहिए। भले आप शॉर्ट एक्सरसाइज करिए, थोड़ा थोड़ा ही चलना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा ही योगा शुरू करिए, लेकिन करिए। इससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपका मेंटल हेल्थ सुधरेगा, बराबर ना। इस तरह कर करके आप इजी फैटिबिलिटी पर विजय पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।